हम्म हाँ बेटा, बायोलॉजी, जहां अपनी बायोलॉजी या कहे या जीव विज्ञान का स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताने वाले, जानकारी रखने वाले ना, अपने लिए पूरी बायो का एक पोथा जिसको अपन पुस्तक कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल ले आने वाले कौन थे? एरिस्टोटल, अरस्तु। इससे पहले हम बात करें कि बायोलॉजी है क्या, दो टुकड़े करो। एक तो हम बात करते हैं बायोस, और दूसरी बात करते हैं लोगस। बायोस का मतलब जीव, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान क्यों बोला? क्योंकि स्टार्ट से जैसे ही आपने 9th और 10th की, है ना, जहां विज्ञान के अंदर तीन चीजें थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी। जैसे 11th में आए, सारी चीजें सेपरेट हो गई, एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में आ गई। फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, एग्रीकल्चर आ गई, बायोलॉजी आ गई, है ना। तो जीवों का अध्ययन, तो हम बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? ये अरस्तु ही साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। सबसे पहला और सबसे छोटा क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बायोस और लोगस दोनों में हमें पता चल रहा है कि हमें किसके इर्द गिर्द घूमना है? जीव। अगर जीव बोले या इसे हम सजीव बोले या इसे हम लिविंग बोले, एक ही बात है। तो मेन क्वेश्चन आता है कि बेटा जीव है क्या? मुख्य बात हम करें कि भाई जीव है क्या, सजीव है क्या, तो कैसे परिभाषित करोगे बताओ? लिविंग है क्या? यहां पर ऐसा कोई है जो लिविंग नहीं है? एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। छोटी क्लासों में दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं तक हमने यही पढ़ा है कि सजीव और निर्जीव में अंतर। और नॉर्मल तरीके से बोलते हैं कि सजीव जो श्वसन यानी सांस लेता है वो सजीव, जो सांस नहीं लेता है वो, जो चलता है वो सजीव, जो चलता नहीं है वो, जो भोजन करता है वो सजीव, जो भोजन नहीं करता है वो, हाँ उमराम, जो क्लास में बातें करता है वो सजीव, और जो नहीं करता है वो निर्जीव। सही है ना? तो ये छोटी क्लासों में डेफिनेशन बोली जाती थी कि जैसे सजीव निर्जीव के बारे में आए, दो कॉलम बनाओ, अंतर लिखना स्टार्ट करो, 6-7 अंतर लिखो, आपका आंसर कंप्लीट। नहीं बेटा, सजीव ऐसे नहीं कहेंगे। अगर हमें किसी सजीव को परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, तो हमें दो लक्षण पता होने चाहिए। कौन से दो लक्षण? उन लक्षणों को हम बोलते हैं कि एक तो है कि अभिलाक्षणिक लक्षण। क्या बोला था इसको बेटा? अभिलाक्षणिक लक्षण। अभिलाक्षणिक मतलब डिफाइनिंग, हेलो, डिफाइनिंग कैरेक्टर। अभिलाक्षणिक लक्षण का मतलब है ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होने चाहिए? सजीव में। अगर वो सजीव के साथ में निर्जीव में भी है तो उनको हम कैसे कहेंगे? अन अभिलाक्षणिक लक्षण। अन अभिलाक्षणिक लक्षण, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो इसमें क्या बोला कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो सिर्फ किसमें होने चाहिए? केवल सजीवों में, ओनली लिविंग्स में। जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, डिफाइनिंग फीचर का है कि मेरा अभिलाक्षणिक लक्षण है कि मैं बायो पढ़ा सकता हूं। कर्ण जी का अभिलाक्षणिक लक्षण है कि वो हॉर्टी हो गई या एग्रीकल्चर हो गई, वो पढ़ा सकते हैं। डीपी सर हो गए, मोहन जी हो गए, वो एग्रीकल्चर पढ़ा सकते हैं। क्या मैं एग्रीकल्चर पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा अभिलाक्षणिक लक्षण ये है कि मैं बायो के ऊपर ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे को केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता।
आप सारे एग्रीकल्चर के बच्चे हो, अगर आपको बोले कि फिजिक्स की क्लास अटेंड करो तो क्या होगा? कर तो लोगे, सारा ऊपर से साफ हो जाए। तो आपका एक विशिष्ट अभिलाक्षणिक लक्षण है कि आप सजीव हो, आप इस कैटेगरी में आते हो। अगर ऐसा कोई लक्षण है जो सिर्फ इनमें नहीं है, आगे 3-4 एक लक्षण देखेंगे, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? चलो, एक और चीज है, केवल सजीवों में तो होने ही चाहिए, उसके साथ में उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अपवाद क्या है आप समझते हो? और केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है ना। कोई एक ऊपर रिएक्शन बढ़ते हो ऑक्सीकरण की, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये है, नीचे कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है, एक ऐसा तत्व आ जाता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ऊपर वाली डेफिनेशन से मैच ही नहीं खा रही, तो सर आगे लिखा देते कि ये अपवाद है। ओके, जैसे अपन पढ़ते हैं अपवाद के रूप में वायरस, कुछ ही क्लासों में पहले पढ़ा। वायरस क्या है, क्यों है अपवाद? क्योंकि जब तक वो मानव शरीर में एंटर नहीं करता तब तक कैसा है? निर्जीव है। जैसे ही मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है वो कैसा हो जाता है? इसलिए उसको सजीव और निर्जीव के बीच की लिंक बोलते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कैसे है? क्योंकि पहली चीज तो ये कि वायरस का शरीर कोशिकाओं से बना नहीं होता। दूसरा जो है उसका निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई मशीनरी है, न ही कोई उपापचय एक्टिविटी पाई जाती है, न ही रेस्पिरेशन पाया जाता, कुछ भी नहीं होता। जब वो मानव शरीर में प्रवेश करेगा तभी सारी चीजें स्टार्ट होगी। क्लियर? और अगर ये दोनों कैरेक्टर नहीं है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन डिफाइनिंग या अनअभिलाक्षणिक। जैसे एक कैरेक्टर मैं ले रहा हूं, इस कैरेक्टर का नाम है, क्या लिखा है बेटा? ग्रोथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो, हाँ बच्चा, पहले तो ये बताओ कि वृद्धि यानी ग्रोथ करना, ये सिर्फ सजीव में पाया जाता है या निर्जीव में भी पाया जाता है? सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। ओके, तो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है तो इसके अंदर डालेंगे या इसके अंदर डालेंगे? अभिलाक्षणिक लक्षण। ठीक है, अब जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं बताओ कि भाई ग्रोथ जो है वो सजीवों का कैसा लक्षण है? डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब या तो यहां गलती कर रहा है या यहां गलती कर रहा है। तो कैसे ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नॉन डिफाइनिंग का मतलब कैसे ये इस कैटेगरी में आता है? तो पहली चीज देखें कि या तो सिर्फ सजीवों में होना चाहिए, तो हम बात करेंगे कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में नहीं पाई जाती, निर्जीवों में भी पाई जाती। अब निर्जीव कैसे वृद्धि करते हैं? क्या ये वृद्धि कर सकती है? क्या ये इलेक्ट्रिक बोर्ड वृद्धि कर सकता है? या क्या ये जो पेन है वो वृद्धि कर सकता है? तो पहली बात करेंगे सजीवों की। वृद्धि का मतलब क्या है बेटा? वृद्धि का मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर के वो बड़ा होता है तो उनमें दो चीजें होती है, एक तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, राइट, कोशिकाओं की या सेल्स की नंबर बढ़ते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वृद्धि कहते हैं। दूसरी बात करें कि अगर भार में वृद्धि हो रही हो, उसके वेट में वृद्धि हो रही है, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा जो 4-5 किलो का है तो फाइनली जाकर के 50, 60, 70, 80 किलो का हो सकता है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। तो सजीवों के अंदर तो ये वृद्धि है ही। सजीवों में जो वृद्धि होती है वो किस तरीके की होती है? आंतरिक। सजीवों में जैसे एक छोटा बच्चा जन्म कब लिया? जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ में आकर के मिला, युग्मनज बना। युग्मनज के बाद में जैसे वो ब्लास्टुला, मोरुला, गेस्टुला, लास्ट में बच्चे ने जन्म लिया, यानी कि बच्चे के अंदर सारे ऑर्गन बने। हार्ट की बात करें तो बॉडी के अंदर बन रहा है। मीजोडर्मल यानी कि जो अपन बोलते हैं मीजोडम, अंदर वाली जो स्तर है उससे उसका फॉर्मेशन होता है। फिर बात करें अपनी बोन्स जो है, छोटा बच्चा होता है उसकी बोन्स भी छोटी होती है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है बोन में भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि अंदर से बाहर की ओर बच्चे में वृद्धि होती है। अब यही केस अगर हम निर्जीवों के बारे में ले आए तो बेटा, निर्जीव, निर्जीवों में भी हम कह रहे हैं वृद्धि होती है, लेकिन कैसी होती है? अब निर्जीवों में वृद्धि कैसे? सुनना बेटा, इधर एक छोटा सा बर्फ का पहाड़ है,
उसके ऊपर और बर्फ आती रहती है, तो ये छोटा सा बर्फ का पहाड़ किस रूप में बदल जाता है? एक बड़े बर्फ के पहाड़ में। और हमने क्या बोला कि भार में अगर वृद्धि होगी तो वो भी वृद्धि के अंदर ही आएगी। पहले छोटा बर्फ का पहाड़ तो भार कम होगा, अगर यही इसमें और पदार्थों का अक्यूमुलेशन होता रहेगा तो इसके भार में वृद्धि होगी। और अगर भार में वृद्धि हो रही है तो हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्रोथ की कर रहे हैं। ये समझ में आई? सजीवों के अंदर भी वृद्धि होती है जो आंतरिक होती है, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, लेकिन कैसी होती है? बाहर। वृद्धि को परिभाषित करें तो दो चीजें ध्यान में देनी है, एक तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और एक उसके भार में वृद्धि। ये दो चीजें ऐसी है जो भले सजीव बोलो भले निर्जीव बोलो, इन दोनों के रेफरेंस में किसको बताएगी? वृद्धि को बताएगी। तो पता चला कि भाई वृद्धि सजीवों में भी होती है और वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। तो अब बताओ कि भाई हम इस वृद्धि वाले लक्षण को किस में डालेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। क्यों रखेंगे? रीजन पता चला? क्योंकि पहले वाले नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तो तय हो गया कि ये नॉन डिफाइनिंग है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि कैसे। मैंने अभी लास्ट रखा है कि केवल सजीवों में, अगर वृद्धि सिर्फ इनमें होती तो मैं पहले कैरेक्टर में रखता, सिर्फ इनमें नहीं हो रही है, इनमें भी हो रही है, यानी कि मैं किस कैरेक्टर के साथ में जाऊंगा? नॉन डिफाइनिंग के साथ में। अब अगर और थोड़ा सा डिटेल में चले तो इस कैरेक्टर को देखना, सजीव आंतरिक वृद्धि। सजीवों में भी वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा, और दूसरी होती है निश्चित, का मतलब है फिक्स। हेलो, और ये फिक्स ना होकर के कैसी है? अनफिक्स, या हम इसको बोलेंगे नॉन डिटरमिनेट। देखो फिक्स कैसे, जैसे ह्यूमन है, फिक्स है कि 1 से लेकर के 50 साल की उम्र तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, इसमें हड्डियों का विकास होता रहेगा, मसल्स जो है वो बनती रहेगी। जैसे ही 50 साल के बाद में, एक बता रहा हूं, 50-60 कह दो, धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ चलता है। यानी कि वृद्धि ऐसी आई, वृद्धि हुई, रुक गई, और वापस वृद्धि क्या हो रही है? कम हो रही है, घट रही है, और वापस वो व्यक्ति मृत अवस्था की ओर चला जाता है। जंतुओं की बात करें तो एक फिक्स है कि कहते हैं कि भाई इस जीव का जीवन काल इतना होता है, इस जीव का जीवन काल इतना होता है। मानव का जीवन काल 100 साल माना, लेकिन आज की जो टाइम है इसमें 60 या 70 जी ले तो भी अच्छी बात। तो हम बात करेंगे कि मानव में और जंतुओं में जो वृद्धि है वो किस तरीके की पाई जाती है? एक एज तक ही पाई जाएगी, एक काल तक ही होगी। लेकिन पादप की बात करें तो पादपों में वृद्धि कैसी होती है? अनिश्चित। अनिश्चित कैसे बेटा? जैसे कि आपने एक नाम सुना है, बरगद का पेड़। आपने देखा होगा अपने गांव में बरगद का पेड़ या बबूल का पेड़ काफी टाइम से पड़ा है, जब हम जन्मे नहीं थे तब से पड़ा है। पीपल का पेड़, घर पे बताते हैं बुजुर्ग भाई ये पेड़ जो है मेरे जन्म से भी पहले था, अब भी है, तुम जन्मे हो तब भी पड़ा है। मतलब कि हम कहेंगे प्लांट जो है उनमें वृद्धि अनिश्चित पाई जाती है। जैसे आपको बताया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन, कहां पर? शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता में। वहां 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो 28,500 स्क्वायर फीट में फैल रखा है, जिसके अंदर कितना, सॉरी 28,000 क्या, 14,500 स्क्वायर फीट में फैल रखा है, जिसके अंदर 2800 क्रॉप रूट थी, नीचे की तरफ पिलर रूट थी। कहने का मतलब पादपों के अंदर जो वृद्धि पाई जाती है वो कैसी होती है? अनिश्चित। हाँ वो अभी भी है, ठीक है, अभी भी है, तो 250 साल पहले का था, अभी भी पड़ा है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम होता है, फिक्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिनका जीवन काल अनिश्चित होता है। जैसे एक है मोल्यूगो सर्वियाना, एक प्लांट है जिसका जीवन काल मात्र 14 दिन का ही होता है, और एक मक्खी जिसका जीवन काल 1 दिन ही होता है, 1 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाती है। तो जंतुओं के अंदर तो निश्चित हुआ। 2-3 तरीके की मक्खी होती है, एक हाउस फ्लाई होती है, एक फ्रूट फ्लाई होती है, एक सैंड फ्लाई होती है, अलग अलग तरीके की है। वो आप इंसेक्टा के अंदर सर ने आपको पढ़ाया होगा, आर्थ्रोपोडा वाले में, कीटो वाले में। सबके नहीं बेटा, पर्टिकुलर एक फिक्स है कि जैसे फ्रूट फ्लाई की बात करें, फल मक्खी की, 1 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगी।
होता ही है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, अपन 60-70 साल तक चलते हैं, है ना, लेकिन 5 साल की उम्र तक पहुंचने पर भी अपन ज्यादा बड़े नहीं होते, हाइट जो है वो इतनी रहेगी। लेकिन एक जंतु का जो बछड़ा कह दो, गाय का बछड़ा कह दो, अपन 5 साल में जितने बड़े होंगे उससे बड़ा तो वो पूरा पूरा अपना शेप ले लेता है, आकार ले लेता है, बहुत बड़ा रूप। तो अपने 5 साल उनके लिए आधी जिंदगी जी ली उन्होंने। तो हम कहेंगे कि जो सजीव है उसमें आंतरिक वृद्धि तो है ही, दो चीजें हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित किनमें? मानव में, जंतुओं में। अनिश्चित किसमें? पहला कैरेक्टर समझ में आया? किसी को डाउट? ये बाकी वाले बच्चे ध्यान दे दो, आपका रिवीजन ही हो रहा है। हम स्टार्ट में चले थे यही रिवीजन, और आप कह रहे हो सर पिछले वाले टॉपिक जो है वो अभी तक अपने वापस टच में नहीं आए, भले कितने ही अपने टेस्ट हुए हो, तो अभी इनको ध्यान दे दो। सेकंड कैरेक्टर पे चले, किसमें? निश्चित में। कैसे अपवाद होगा पता? हाँ, वो अमीबा जो है वो अमर कहते हैं, तो उसको अपन जीवन काल के अलावा लेते हैं। चलो दूसरा देखो, अब ये बच्चों से पूछा जाए कि बताओ इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा? जनन, जनन जो है अभिलाक्षणिक, सजीवों के अभिलाक्षणिक लक्षण में आएगा या निर्जीवों में, मतलब कि अनअभिलाक्षणिक लक्षण में आएगा? ओके, हाँ बेटा राजू, अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक मतलब जनन ऐसा है जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, सही है बेटा? जनन ऐसा है जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, ये तथ्य एकदम क्लियर है। इधर ध्यान दो बेटा, जनन सिर्फ सजीवों में होता है, फिक्स है, भले निर्जीव कोई भी हो जनन कर नहीं सकता। जनन का मतलब क्या है? नर और मादा युग्मक मिलते हैं, अपने समान या अपने से भिन्न संतति उत्पन्न करते हैं। या फिर अलैंगिक जनन की बात करें, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, एक कोई पैतृक है वो अपने ही जैसा नई संतति बनाता है, जिसको अपन क्लोन कहते हैं। तो सजीवों में ही ये क्षमता है, तो इस कैरेक्टर के बलबूते पे तो हम कहेंगे ये कैसा लक्षण है? डिफाइनिंग लक्षण है। लेकिन दूसरा पॉइंट एक और है, जनन की परिभाषा सुनना। कुछ जीव या सारे के सारे जीव क्या करते हैं? अपने समान या अपने से भिन्न संतति उत्पन्न करते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर उस संतति में होने चाहिए जो उसके पैतृकों में थी, मतलब कि संतति भी जनन करने योग्य होनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरी जनरेशन बढ़ानी है। लेकिन सेकंड तथ्य के ऊपर चलते हैं, तो कुछ ऐसे जीव है जनन करते हैं, उनसे जो संतति बनती है, लेकिन वो संतति बंध्य होती है। वो संतति बनी है, उसमें पैतृकों के जैसे लक्षण नहीं होते। जैसे कि एक टर्म लूंगा, जैसे अपन कहते हैं खच्चर, है तो सजीव, लेकिन खच्चर किससे? हॉर्स और डंकी के मिलन से बना है। लेकिन ये होता कैसा है? क्या ये आगे उस हॉर्स और डंकी की तरह जनन कर पाएगा? तो हो गया जनन का अपवाद। और अपवाद आते ही इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? समझ में आया? सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अनअभिलाक्षणिक या अभिलाक्षणिक लक्षण है बंध्य। दूसरी बात करें, कौन? बंध्य मानव युगल। हम बात करें ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर भी किसी न किसी से तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्या वो आगे संतति उत्पन्न कर पाता है? तो ये जनन की परिभाषा को बिल्कुल खंडित कर देते हैं। और बात करें नर मधुमक्खी, क्या नर मधुमक्खी जो है वो आगे चल करके किसी और संतति को जन्म दे सकती है? तो काम तो ये है, अगर सिर्फ ये होता है तब तक तो इस कैटेगरी में और है भी, लेकिन जैसे ही आ जाता है तब जो रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर है वो किस कैटेगरी में चला जाता है? नॉन डिफाइनिंग। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अनअभिलाक्षणिक या नॉन डिफाइनिंग। किसी को कोई दिक्कत? तो दो कैरेक्टर अभी तक ऐसे आए जो किस कैटेगरी में डाले हमने? अनअभिलाक्षणिक, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। क्लियर? तीसरे कैरेक्टर पे चले, और तीसरा कैरेक्टर क्या है अपने पास में? हाँ बेटा, क्या होता ही नहीं है ना। पहली चीज, इस बेस पे ये केवल सजीवों में होता है, उस बेस पे तो ये इसमें ही होना चाहिए, निर्जीवों में होता नहीं है।
हमने भी कहा कि भाई ये डिफाइनिंग के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभिलाक्षणिक होने के लिए दो चीजें, एक तो अपने पास में इसमें भी होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी हमने बात की तो ये है, इसलिए ये दूसरी कैटेगरी में आया, वरना पहली कैटेगरी में तो सही ढंग से था। चलो भाई, अब हम बात करते हैं इसकी, उपापचय क्या बोलते हैं? सारे बच्चे इससे परिचित हैं, सुबह उठने से लेकर के रात में सोने से पहले तक इस चीज की यानी मेटाबॉलिज्म ये करते ही, अभी भी अपन कर रहे हैं, है ना, अपने अंदर सारे के सारे श्वसन तंत्र, श्वसन यानी सांस ले रहे, कौन सी प्रोसेस हो रही है? उपापचय। खाना खाते हैं, कौन सी प्रोसेस हो रही है? उपापचय। प्लांट प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कैसी प्रोसेस है? उपापचय। चलो, उपापचय में वापस हम इन दो कैरेक्टर पे आते हैं, क्या केवल सजीवों में ही होता है? निर्जीव कभी भी श्वसन यानी सांस नहीं ले सकते, निर्जीव जो है वो कभी भी पाचन नहीं कर सकते, निर्जीव जो है कभी भी जनन नहीं कर सकते, यानी कि इस कैरेक्टर के बल पे तो अपने पास में किस कैरेक्टर में? डिफाइनिंग में। ऐसा कोई जीव है जो बाकी जीवों से अलग है कि ये पाचन करता है तो इसमें पाचन विशिष्ट प्रकार का है, या होता ही नहीं? जीवित रहने के लिए पौधे जितने भी है, जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है, पौधे जितने भी है उनमें श्वसन होना जरूरी है, मानव जितने भी है उनमें श्वसन होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है, जनन होना जरूरी है, जितने भी जंतु है उनमें भी ये चीज पाई जाती है। मतलब कि ये जो अभी लक्षण आया है उपापचय, वो इस कैरेक्टर में भी तो आता ही है, और इनके पास में कोई भी अपवाद नहीं होता इस कैरेक्टर में कि जो हम लिख सके। तो ये पहला कैरेक्टर है जो किस कैटेगरी में आता है? समझ में आया? उपापचय किसे कहेंगे? जटिल पदार्थों से सरल का बनना यानी टूटना, जटिल पदार्थों से या जटिल पदार्थों का सरल में टूटना, या सरल जो है मिलकर के जटिल का बनाना, उसको ही हम बोलते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। इसको मैं डाल रहा हूं, पहला कैरेक्टर तो ये है ही, इसको मैं डाल रहा हूं दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? एक तो आता है उपचय और एक आता है, इसको बोलेंगे एनाबोलिज्म, इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। देखो बेटा, एक मिनट इधर ध्यान दो, नाम से पता चल रहा है अपचय, जो पचता नहीं है, अपच होता है, उसको जल्दी से निकालो। अपच मतलब जैसे ही एसिडिटी होती है, गैस होती है, तो हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं, गैसोफास्ट लेते हैं, यानी कि अपच यानी उस चीज को खत्म करना, यानी कि इंग्लिश में पता रखा है कट करना। तो कट करेंगे किसे? जो पहले से ही कैसा होगा, उसको हम किस में कट करेंगे? तो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का सरल कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना या टूटना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। वापस बात करें, डेफिनेशन से ध्यान रखना, इंग्लिश टर्म इसीलिए लिखा ही है कि हमें परिभाषा समझ में आए। कैटाबोलिज्म मतलब ओके। इधर एनाबोलिज्म, स्टार्ट के वर्ड देखो क्या लिख रखा है? आना। आएंगे कौन? सरल आएंगे, आपस में मिलेंगे, किसका निर्माण करेंगे? सरल अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों का मिल करके किसी जटिल को बनाना। समझ में आया? यानी कि इस चरण के अंदर हो क्या रहा है? इस चरण में सारी की सारी संश्लेषण की प्रक्रियाएं हो रही है। कैसी हो रही है? बनने वाली प्रक्रियाएं, या फिर संश्लेषण की प्रक्रियाएं। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, राइट, पादपों में होता है। रिएक्शन के तौर पे देखें, CO2 प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस O2। CO2 और जल ने यानी कि पौधों ने क्या किया? वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब किया, जल को भूमि से एब्जॉर्ब किया और क्या बनाया? भोजन बनाया, मतलब संश्लेषित किया। तो कैसी प्रक्रिया है? इधर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल वसा संश्लेषण, एक और एग्जाम्पल प्रोटीन संश्लेषण। इधर देखते हैं तो तोड़ रहे हैं, हम खाना खाते हैं, है ना, भोजन का एक बाइट लेते हैं, इधर ध्यान दो, भोजन का एक बाइट लेते हैं, मुंह में रखते हैं, क्या वो वैसा का वैसा अपने पेट में जाता है? नहीं जाता है, टुकड़े होकर के जाता है।
इसका मतलब भगवान जी ने अपने गले में कोई कटर मशीन फंसा रखी होगी तभी तो तोड़ रहा है। कोई कटर मशीन होती है? नहीं होती। लेकिन उस कटर मशीन की जगह पर होते क्या है? एंजाइम्स होते हैं। मुंह के अंदर लार उस भोजन को लसलसा बनाती है, आगे वो मूवमेंट करता हुआ जाता है स्टमक में, जहां होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, उसमें अपघटित होकर के आगे जाता है छोटी आंत में, है ना, फिर बड़ी आंत, और वहां से मल के द्वारा निकल जाता है। मतलब हमने जटिल चीज ली थी, अपने पूरे शरीर ने क्रिया करके लास्ट में मल के रूप में उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में, सरल पदार्थों में तोड़ दिए। तो हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आता है? आता है। फिर बात कर रहे हैं श्वसन। श्वसन का मतलब पाचन के साथ में ही भोजन को लिया और सांस तो अपन ले ही रहे। पांचों में बात करें तो यही चीज होती है, C6H12O6 प्लस O2, क्रिया करने पर CO2 और ऑक्सीजन, सॉरी CO2 जल निकलता, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो हम इसमें एग्जाम्पल भी क्या बोलेंगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो ओके, आगे देखो। अब ये वाली चीज समझ में आई, ये वाली चीज समझ में आई। थोड़ा सा इसको हम डेली रूटीन में डालते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो सजीव आया है, सजीव जूलॉजी और बोटनी दोनों का टॉपिक है। बोटनी के रेफरेंस में चले, क्या लिख रहा हूं बेटा? बिल्कुल, शाबाश। जब तक आप इसको खुद की लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तब तक तो ठीक है, और जब तक खुद की लाइफ से रिलेट नहीं करके पढ़ोगे तो क्या बन जाएगी? भूतनी। क्यों बनेगी? अभी बता रहा हूं आपको। अभी पढ़ाया, आज तक पढ़ा, ठीक है, 2 दिन बाद में भूल जाओगे। अपचय में कौन सी प्रक्रियाएं थी, उपचय में कौन सी प्रक्रियाएं थी। तो इस बोटनी को जब स्टार्ट में अपन पढ़ रहे तब तक सारा इजी गोइंग जा रहा है। जैसे जैसे प्लांट फिजियो आई, क्यों जोगाराम, वैसे आया C3 साइकिल, C4 साइकिल। सर 30 के ऊपर स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, 27 पे अटके हुए हैं, 25 पे अटके हुए हैं। पहले चलो 35 है, 32 है, आ रहे थे कि सर अब ये वही चीज है, हमें बार बार उस चीज को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। तो इधर देखो, ये है बिल्कुल कैटाबोलिज्म को मैं संज्ञा दे रहा हूं अपने, इधर इधर ध्यान दो, हेलो, मारवाड़ी लुगाइयों की। अगर 4 जनी बैठेगी तो क्या करेगी? किसी न किसी का घर तोड़ के उठेगी, उठेगी, है ना, कि हाँ भाई ऑन, हाँ भाई होता है। और लास्ट में जब 2-4 घंटे बाद में बातें खत्म हो जाएगी, अपने के करनो ओ जोने नुगेरो। यानी कि कैटाबोलिज्म का काम कौन कर रहे हैं? ये चीज। अब आते हैं अपन अपने, हाँ भाई पीछे रमेश, अपने बुजुर्गों पे। अगर 4 बुजुर्ग बैठेंगे तो बात जोड़ के उठेंगे कि भाई मारी नॉन की थोने धोरो भाइयों, ए मारी जुबान जड़ाए मोटा हुई जब थारे घरे में मिल दे, होता है। तो हमें इस कैटेगरी के रूप से ध्यान रखना है कि कैटाबोलिज्म मतलब कि पाचन और श्वसन तोड़ने का काम, एनाबोलिज्म मतलब जोड़ने का काम। 3 कैरेक्टर हुए। पहला कैरेक्टर ग्रोथ, कैसा, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग। दूसरा रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग? पहला ऐसा कैरेक्टर है उपापचय जो कैसा, ओके। अब यहां क्वेश्चन आता है, क्या लिखा बेटा? चलो सब नहीं बोलेंगे, जिसे पूछो वो जवाब देना। मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है बेटा? बैठे बैठे, मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है? ओके ठीक है, छोड़ता कौन सी है? हाँ बच्चा, पादप श्वसन में कौन सी गैस लेता है? CO2। छोड़ता कौन सी है? किसकी बात की मैंने? श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। क्या कोई जीव सांस लेने में CO2 लेगा? क्या कोई जीव सांस लेने में ऑक्सीजन छोड़ेगा? है ना, अपने खराबी यहां आती है। छोटी क्लासों से एक ही चीज रटी हुई है, क्या कि मानव श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेता है, CO2 छोड़ता है, और वही श्वसन में पादप CO2 को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। आपने चीज सही बोली है, लेकिन ये नहीं है। आपने जो बोली वो क्या है? अभी इक्वेशन, समीकरण तो आपने सही बोले थे
कि CO2 प्लस H2O क्रिया करने पर C6H12O6 प्लस O2 प्रकाश संश्लेषण। श्वसन में क्या था, C6H12O6 प्लस O2 क्रिया करने पर CO2 और H2। तो श्वसन भलाई कोई भी जीव हो, भले मानव हो, भले जंतु हो, भले प्लांट हो, श्वसन में हमेशा लेगा कौन सी, ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, एनिमल भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। जो आपने प्रोसेस बोली है, बिल्कुल वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। देखो बेटा इधर प्लांट की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं, तो इस क्रिया में क्या होता है कि हम जो CO2 छोड़ रहे हैं वो पादप के द्वारा ग्रहण की जाती है, सही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी क्या जाएगी, उस ऑक्सीजन को हम भी ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, उस ऑक्सीजन को जंतु भी ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, और उसी ऑक्सीजन को पादप भी ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान। CO2 निकालेंगे, उस CO2 को, हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादप वापस ग्रहण करते। क्लियर। दिन के समय पादप में श्वसन भी चलता है, प्रकाश संश्लेषण भी चलता है। मतलब ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, देखो बेटा CO2 को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, कौन सी प्रक्रिया है, उस ऑक्सीजन को पादप ने ग्रहण किया और किसको छोड़ा, कौन सी प्रक्रिया। तो दिन में तो ये प्रोसेस चलती रहती है, CO2 लेना वापस देना, लेकिन रात के अंदर क्या ये प्रोसेस होती है, तो रात में ऑक्सीजन पादपों के द्वारा निकाली नहीं जाती, ना ही CO2 ली जाती है। तो हम जो CO2 छोड़ रहे हैं, जंतु जो CO2 छोड़ रहा है, पादप भी जो CO2 छोड़ रहा है, वो CO2 कहां जाती है, कहां जाती है, पादप। रात को तो कुछ ये वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस तो होगी नहीं, तो वो क्या करेगी, वो इन पर्णों पर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, हो जाएगी। एक पादप के ऊपर बहुत सारी पर्णें, तो CO2 की मात्रा भी कितनी, बहुत सारी। और कहते हैं कि रात के समय अगर पेड़ के नीचे सोते हैं तो क्या हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि रात में जो व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया है वो फिक्स है कि श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन पेड़ के नीचे किसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो CO2 को ज्यादा लेने लग जाता है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, और उसकी क्या हो जाती है, ये समझ में आई। तो दो तथ्य यहां क्लियर कर लेना, भले कोई भी जीव हो, श्वसन में ऑक्सीजन ही लेगा, CO2 को ही छोड़ेगा। और रात के समय पौधे के नीचे सोने से मृत्यु क्यों होती है, भूतों के कारण नहीं होती है, CO2 का कंजप्शन, CO2 का अवशोषण ज्यादा करने का, क्योंकि प्लांट में नाइट में वही है। क्लियर। आगे चले, कौन सा कैरेक्टर लिया उपा बच्चे, चलो नेक्स्ट आते हैं। एक और कैरेक्टर है चौथा, इसको अपन बोलते हैं कॉन्शियसनेस। बिल्कुल समझ रहा हूं, चेतना या कॉन्शियसनेस। हाँ भाई, चेतना का मतलब जैसे क्लास चल रही थी, ममता झेरे ठोक रही थी, मतलब सो रही थी, बिल्कुल ठीक है, इसको पिंच किया तो ये उठ गई, थोड़ा सा लाउडली बोला तो ये उठ गई, ये क्या है, चेतना। अपने पैर में कांटा लगता है, कांटा लगते ही रड़ निकलती है, चीख निकलती, निकलती कि नहीं निकलती, निकलती है। देखो कांटा तो लगा अपने पैर में, चीख कहां से निकली, ऐसा क्या सिस्टम है, हाँ बेटा वही, शाबाश। हाँ, तो फिर वो चीख नहीं निकली, वो खूंखाड़ निकले, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जो उसका पार्ट इधर ध्यान दो, कांटा पैर में लगा, चीख मुंह से निकली, और कुछ सेकंड के अंदर ही चीख निकली, यूं नहीं कि कांटा अभी लिखा और 1 घंटे बाद में रड़ निकल, ऐसा तो होता नहीं। इसको अपन, ये सारी चीजें क्यों होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी चीज दी है जिसको अपन बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, उसमें भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में दो कोशिकाएं होती है, एक होती है संवेदी कोशिका और एक होती है मोटर या चालक कोशिका। क्लियर? जैसे ही कांटा लगा अपने पैर में तो संवेदी कोशिका, संवेदी मतलब जो सेंसरी सेल है, वो दौड़ती दौड़ती आई अपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इसको बोला कि भाई तेरे को कांटा लगा है, अब तेरे को चिल्लाना है। लेकिन ये सीएनएस मानता नहीं है, ये कहता है इसको कि तू जाके पता करके आ कि ये सही बोल रही है कि नहीं बोल रही। मोटर से, मोटर कोशिका से, चालक कोशिका से सिग्नल निकलते हैं, वापस ऑर्गन तक पहुंचते हैं और पता लगता है हाँ भाई कांटा लगा है, और वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। और इसमें बहुत कम सेकंड का समय लगता है, कुछ सेकंड का भी 100वां भाग लगता है, तब तक हम रिएक्ट कर देते हैं। किनके कारण? इन दोनों के कारण। पैर में कांटा लगा, ये सेल एक्टिव हुई, इसने सिग्नल मैसेज पहुंचाए सीएनएस तक, सीएनएस ने वापस मैसेज पहुंचाए ऑर्गन तक यानी अंग तक, और रिएक्शन हो गया। अब इसका अच्छा एग्जांपल बताऊं, एक आप इंजेक्शन लेना हाथ में, इंजेक्शन को हाथ के ऊपर चुबाने की कोशिश करना, चुबाने से पहले आप हाथ पीछे करने की कोशिश करते हो, राइट? या फिर जब बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता है ना? इंजेक्शन जैसे हाथ में लगा रहा, हम हाथ पीछे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले से पता चल गया है कि अभी कोई कोशिका तुम्हें हार्म करेगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। यहां पर पता नहीं था, हमें ये नहीं पता कि यहाँ कांटा है, हम पैर लेंगे तो लगेगा, अगर पता था तो पैर रखते ही नहीं। जी समझ में आई? तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले ही एक्टिव हो जाता है। अब इस बच्ची को अगर मालूम चलता कि मैं अब गिरूंगी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर पहले ही एक्टिव हो जाता, तो क्या ये अभी इतनी बड़ी चीज लेके बैठती? नहीं होता। ओके, तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेलो, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मजबूत और सिर्फ लिविंग का, सजीव का ही ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो किसी और में नहीं हो सकता। और मानव का सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे वेल डेवलप्ड होता है। हाँ, वो तब पता चलता है जब शरीर के अंदर जो अपना द्रव दौड़ रहा है ना, खून दौड़ रहा है ना, वो खून की जगह कुछ और होता है, ठीक है? तब पता नहीं चलता, उसको भी बता देते हैं। एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, एक होता है ये जिसको अपन बोलते हैं एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल सीधा किस पर क्रिया करता है? ये अपने तंत्रिका तंत्र को मंद कर देता है। मंद करने का मतलब ये तंत्रिका तंत्र को बहुत धीमा कर देता है, इन कोशिकाओं तक सिग्नल पहुंचने नहीं देता और कहता है कि भाई अभी मेरे को काम करने दो, अब बाद में कर लेना। तब वो भाई साहब यूं लुढ़कते लुढ़कते किसी नाले में जाकर के गिरते हैं, आराम से सो जाते हैं। जब सुबह धूप आती है तब साहब एक्टिव होते हैं, उठता है तब कहता है कि मैं यहां कैसे, और यहां कैसे जब निकलता है मतलब एक्टिव कौन हुआ है? कभी कभी तो भाई अब तुम जानो। ठीक, समझ में आई? जैसे कि एक और एग्जांपल बताएं, इस चेतना के बारे में बता रहे हैं, क्या इस कैरेक्टर के बारे में चले? पहली चीज है तो सिर्फ सजीवों में, या फिर ऐसा कोई प्राणी है जिसमें अपवाद भी है कि भाई लगा लेकिन सीएनएस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया? हाँ, वो कुछ केसेस में तू बोल रहा था वो अलग है, ठीक है, वो अपवाद में नहीं आएंगे। ओके, मतलब कि इस कैरेक्टर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हेलो, इस कैरेक्टर को हम अभिलाक्षणिक लक्षण में रखेंगे। अब इधर ध्यान दे रमेश, इधर ध्यान दो बेटा। पहली चीज, बाल काटने, तो बाल तुम्हारी कोई कोशिका नहीं है। अब बाल काटना, बाल खींचना, अब मैं तेरे बाल खींचूं, देख ये जो बाल है ना, ये अगर इसको इस तरीके से करें तो अपनी शरीर को टच हो रहा है ना? शरीर के टच नहीं हो रहा, ऊपरी सरफेस से ही काटा जा रहा है। ओके, अब एक तो है कि जैसे मैंने ये स्वेटर पहन रखा है तो इसको ऊपर से कट करूं, और एक में समेत कट करूं, फर्क है ना? जब तक अपने शरीर को मालूम नहीं चलेगा कि कोई चीज आ रही है तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल, जंतु में एग्जांपल ले रहे हैं डॉग का। एक डॉग अगर यहां बैठा है, आप पास से गुजर रहे हो, उसकी आंखें खुली है, तो आपकी आंखें और उसकी आंखें साथ साथ घूमती है कि नहीं घूमती है?
डॉग इधर बैठा है, आपको इधर से इधर जाना है, तो आप भी इधर देखोगे तो डॉग की भी आंखें इधर से इधर जाएगी, वो गर्दन भी नहीं हिलाएगा। सही, हमने उसको कोई क्रिया नहीं दी तो उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब हमने उसको एक मारा पत्थर, जैसे ही पत्थर मारा तो वो भी अपन से 5 इंच का एक अच्छा खासा पीस लेकर के जाएगा। क्लियर? तो जब तक बेटा, जब तक हमने उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव नहीं कराया तब तक उसने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव नहीं किया। बैठा है आराम से। हाँ, ये बात अलग है कुमाराम, वो बैठा है, अपन गुजरे हैं, वो जो हम क्रिया करने वाले वो पहले कोई और करके गुजर चुका है, लेकिन उसको प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रतिक्रिया किसे मिलेगी? ओके, प्लांट की बात करते हैं। मानव की हो गई, एनिमल की हो गई, प्लांट की। एक प्लांट है जिसका नाम है छुई मुई। यस, उसके जैसे ही टच करते हैं वो शर्मा जाती है, मतलब कि संकुचित हो जाती है ना। कर्मानुकुंचन पाया जाता है उसमें। कर्मानुकुंचन मतलब उसमें भी चेतना, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, यानी कि सारे के सारे लिविंग है जिनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है, मतलब डिफाइनिंग है। इनमें कोई अपवाद नहीं होगा, मतलब डिफाइनिंग है। पहला कैरेक्टर ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग। दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग। तीसरा कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग। चौथा कैरेक्टर उपापचय, डिफाइनिंग। अब इसी के अंदर एक नाम ले रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वचेतना एक ऐसा लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? देखो बेटा, बता रहा हूं मैं। स्वचेतना, इधर ध्यान दो। स्वचेतना एक ऐसा लक्षण है जिसमें बाहरी आघातों की कोई परवाह नहीं की जाती है, अपने आप कॉन्शियसनेस आ जाता है। जैसे ही भूख लगेगी, पेट अपना स्टमक आवाज देना स्टार्ट कर लेगा। जैसे ही माथा दुखेगा, धीरे धीरे तबीयत अपने आप डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहां से सवाई सर को एंटर होते देखा, सबके पास में बायोलॉजी की कॉपी अपने आप निकल गई, किसी ने कहा ही नहीं कि भाई बायोलॉजी की कॉपी निकालो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं स्वचेतना। रही डॉग की बात, जब तक कुत्ते की हमने कोई क्रिया नहीं की, उसने अपने आप कोई रिएक्ट नहीं किया क्या? तो स्वचेतना का गुण एनिमल्स में है क्या? जब तक छुई मुई के प्लांट के हमने टच नहीं किया, आप भले उसको ऐसे घूरते रहो, वो शर्माएगी नहीं, लेकिन जैसे टच करोगे वो शर्मा जाएगी। यानी पादपों में स्वचेतना का गुण नहीं पाया जाता, जंतुओं में स्वचेतना का गुण नहीं पाया जाता। पाया किसमें जाता है? सिर्फ और सिर्फ मानव में। क्लियर? सुबह अगर स्कूल जाने के लिए उठना है तो अलार्म भर के सोएंगे, जैसे अलार्म बजा हम अपने आप उठे, कानों में सुनाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे ही अब इधर बैठे हैं, जैसे बाहर डीजे आया, कोई भी चला, सबका ध्यान किधर गया? उधर गया, है ना। एनिमल्स की बात करें तो आराम से कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो कुत्ता पीछे नहीं भागता, लेकिन जैसे ही स्पीड में गाड़ी गई, कुत्ते ने भी भागना स्टार्ट किया। यानी कि जब तक उनको हम कोई क्रिया नहीं देते वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं करते। ये एक कैरेक्टर जो है वो अपने रिस्पॉन्स में। 4 चीजें समझ में आई। एक लास्ट कैरेक्टर देख रहे हैं, बिल्कुल बेटा। कोशिकीय संगठन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये निर्जीवों में होता है? नहीं होता ना, मतलब कैसा लक्षण है? डिफाइनिंग। क्या इसमें कोई अपवाद होते हैं? कैसे? सुनना, सबसे पहले एक सेकंड, अरे एक सेकंड। सेल यानी कोशिका, सारी कोशिकाएं मिल जाएगी, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू, या जब उत तक मिल जाएंगे यानी टिश्यू मिल जाएंगे तो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम मिल जाएगा तो ऑर्गन यानी अंग, अंग मिल जाएंगे तो अंग तंत्र, अंग तंत्र मिल जाएंगे तो बॉडी, और बॉडी से पूरे के पूरे एक मानव का या किसी भी हम बोलेंगे जीव का या सजीव का निर्माण होता है। क्या वायरस में ये सारी चीजें है क्या? आप जो अपवाद कह रहे हो उसको अपन अपवाद तो काउंट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, वो सजीवों का अपवाद नहीं है। उसको हम लिंक बोल रहे हैं। लिंक का मतलब उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के कैरेक्टर है,
जब वो मानव शरीर में आता है तब उसमें सजीव के लक्षण आ जाते हैं, तो हम उसको अपवाद नहीं बोलेंगे। वो अपवाद सिर्फ कोशिका सिद्धांत का है, वो अपवाद सजीवों का नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, सजीवों का, निर्जीवों का, जो भी, तो वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, सजीवों का अपवाद नहीं है। और ये चीज सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में पाई नहीं जाती। जब तक वायरस मानव शरीर से बाहर रहता है तब तक तो उनमें ये चीजें नहीं है, लेकिन जैसे मानव शरीर में आया उसने पूरे एक अपने नए जीव का निर्माण कर दिया, कर ही देता है, फिर संक्रमण फैलाता है ना। तो हम बात करेंगे कि कोशिकीय संगठन भी एक ऐसी चीज है जो कैसा कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बात की सजीव क्या है। अब इसी सजीव को हम आगे चल करके 3 कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? जैसे कि एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, सबसे पहले उसकी क्या होती है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है कि नर है या मादा है। फिर उसके बाद में उसका होता है नामकरण, ठीक है। फिर उसका होता है आगे चल करके वर्गीकरण की कैसे लक्षण आते हैं। जैसे कि ये क्या है? पेन। आपको कैसे मालूम? डीपी सर ने बताया। हाँ, देखकर पता चला। हम पेन है ये आपको मालूम नहीं है। अगर इसकी परिभाषा देनी है तो एक ऐसी कोई वस्तु है जो डिजिटल बोर्ड पे लिखने के काम आती है, मतलब ये हमने इसकी पहचान की। आप नाम दे रहे हो, मैं पहचानने का बोल रहा हूं। फिर इसका एक नाम दिया गया पेन, फिर इसका वर्गीकरण किया जाता है, ब्लैक पेन, व्हाइट पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, जो भी। क्लियर? तो किसी भी जीव को वर्गीकृत या वर्णित करने के लिए कितने कैरेक्टर आते हैं? कितने आते हैं बेटा? पहले, फिर वर्गीकरण। और ये जो 3 लक्षण है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अब इधर ध्यान दो। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी जीव की पहचान, किसी जीव का नामकरण और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? इस टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एक टर्म पढ़ेंगे, इसके फादर कौन? कैरोलस। लास्ट वाले साल का जेट का पेपर, उसका पहला सवाल, टैक्सोनॉमी के फादर, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी के फादर, कैरोलस लीनियस। वही चीज पूछते हैं, द्विनाम पद्धति के जनक। क्लियर? ये जो अपने पास में पहला क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। फादर तो ये है, ये जो शब्द है वो किसने दिया? वेरी गुड, एक साइंटिस्ट था, A.P.D. कैंडोली या कंडोली। ये नया शब्द नहीं है बेटा, आपकी बुक के अंदर 11th की जो किताब है ना उसके अंदर बिल्कुल मेंशन है। मेंशन है तो ऑब्वियसली पूछा भी जा सकता है। पिछली बार ये पूछा तो इस बार इस पर ध्यान देना कि ये शब्द जो है A.P.D. कैंडोली ने ही दिया था। अब आती है टैक्सोनॉमी की परिभाषा, जिसमें पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है ना। इन तीनों की क्या करना? व्याख्या करना। अगर ध्यान में नहीं रहे तो इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? याद है? याद है? डिंक। डिंक मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन मतलब, नोमेनक्लेचर मतलब, क्लासिफिकेशन मतलब। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण विज्ञान वह शाखा है जिसमें किसी जीव के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। चीज पल्ले पड़ी? कोई दिक्कत? आगे चलें। इसी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। ये एक शब्द जिसे हम बोलते हैं सिस्टेमा, उससे बना है पहली चीज तो ये। इसके फादर भी कौन है? कैरोलस लिनियस है।
ओके, अब इसमें क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक मतलब निकला तो इससे ही है। तो इसमें क्या है कि किसी भी जीव की पहचान, उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण, इसके साथ में इसके दो लक्षण जीवों के और देखते हैं। एक तो देखते हैं उद्विकास, सॉरी अंतर संबंध, और दूसरे देखते हैं उसकी विविधता। तो हम बोलेंगे सिस्टमेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी जीव की पहचान, उसका नामकरण, उसके वर्गीकरण के साथ साथ उसके उद्विकासीय अंतर संबंध और उसकी विविधता को देखा जाता है। मतलब कि इसकी तो बात कर ही रहे हैं, अपन कर रहे हैं ना, इसके साथ में हमने इससे क्या मांग ली, इसकी आइडेंटिफिकेशन, आईडी। आई मतलब इंटर रिलेशनशिप, हिंदी में बोलते हैं अंतर संबंध, और डी का मतलब डायवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं विविधता। इसलिए कहते हैं कि बोटनी को अपनी लाइफ से रिलेट करके अपने हिसाब से ट्रिक बना, जैसे बोटनी याद होती है, नहीं होती है तो क्या होती है राजू, क्लियर। तो क्या है, किसी भी जीव की टैक्सोनॉमी, इन चीजों को चारों को टैक्सोनॉमी बोलो, किसी भी जीव की टैक्सोनॉमी के साथ में उसके उद्विकासीय अंतर संबंध और उसकी विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। अब किसी भी जीव की पहचान में, सॉरी किसी भी जीव की व्याख्या में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहचान तो सिर्फ देख के की जाती है कि हाँ भाई ये चीज है, एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें बायो पढ़ाता है पहचान की, जब तक मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा तब तक आप मुझे यही कहोगे बायोलॉजी वाले साथ। जब तक करण जी आपको सब्जेक्ट नाम नहीं बताएंगे तब तक तो आप उनको सब्जेक्ट से ही जानोगे। पहचान हुई, उसके बाद में उसका नामकरण, और नामकरण के लिए हम पद्धति पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति। नामकरण मतलब सजीव मानव की बात करें तो जन्मने के कुछ दिन बाद में एक अच्छा खासा पंडित बुला करके उसका नाम दिया जाता है। पंडित अपनी पुस्तिका निकालता है। बेटा क्यों बोल रहा हूं, रिलेट है। नामकरण में क्या किया जाता है, पंडित आता है अपनी पुस्तिका निकालता है। यहां अपने पास में पंडित है, कौन है, इसकी पुस्तिका कौन सी है, द्विनाम पद्धति के कुछ 8 से 10 नियम है ना। वो पुस्तिका निकालता है पंडित, नक्षत्र देखता है, राहु देखता है, केतु देखता है, सारी चीजें देखता है, और लास्ट में एक अच्छा खासा ठाव का नाम रख देता है। क्या, कोई भी, रमेश, काम का कुछ नहीं फिर भी नाम रखता है, ठीक है। इधर पंडित है कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी पुस्तिका का नाम रखा हुआ है, इसके नक्षत्र है राहु केतु। क्या है पहला नियम, किसी भी जीव के नाम में कितने पद होने चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद वंश को दर्शाता है, दूसरा पद जाति को दर्शाता है। अगर एग्जाम्पल बोले, एक ही किताब में एग्जाम्पल है, हाँ बेटा आपके पिछले वाले जेट का दूसरा सवाल, जेट के पेपर का दूसरा सवाल क्या नाम है, पिछले वाले नीट के पेपर का भी यही सवाल है, लेकिन प्रॉपर नाम अभी हमने लिखा नहीं, अभी हम पहले नाम पे चले। सबसे पहले वो नक्षत्र देखता है कि हाँ ये इनमें हुआ है तो इसका नाम ये होना चाहिए, लास्ट में पहुंचता है कि इसका नाम इस अक्षर पर आता है। अब क्या देना है वो घर वाले सोचे, क्लियर। तो किसी भी जीव के नाम में दो पद होते हैं, पहला पद वंश का, दूसरा पद, अभी अपने हाफ ईयरली में भी यही आया था, ठीक है। आगे देखो दूसरा नियम चले, वंश के, इसको हिंदी में लिखा है लेकिन प्रॉपर ये कब होता है, जब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि दूसरा नियम इसी पर लागू करता है। यस, वंश का पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। हिंदी में तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता ना, इंग्लिश होगी तभी बड़ा होगा ना, इसलिए तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है। वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होगा। दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम, अगर सारे के सारे नाम इस भाषा में लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, ये एक मृत भाषा है। अगर इंग्लिश में लिखे जाए, ये पहले से दिए गए, इंग्लिश में लिखे जाए तो आज मैं कोई नाम चेंज कर दूं, है ना, बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, मतलब पर्यायवाची होते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया तो
हर जगह पर वैज्ञानिक नाम चलता है तो फिर वैज्ञानिक नाम को बदलना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे नाम किस भाषा में है? लैटिन भाषा में, यानी कि ये भाषा मृत है। अब इनमें किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। ओके। चौथा नियम, अगर कंप्यूटर से टाइप किया गया है तो उसको इटालिक मतलब कि तिरछा लिखा जाता है, और हम लिखते टाइम तो उसको तिरछा लिख नहीं सकते ना। तो अगर टाइप किया गया हो तो उसको कैसा लिखेंगे बेटा? इसको वापस लिखवाएंगे, एक एक चीज को कैंसिल नहीं करें, ठीक है? बिल्कुल, टाइप किया गया है तो उसको कैसा लिखेंगे? तिरछा। तो अभी तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि चीज क्या है। और अगर हाथ से लिखा गया है तो क्या करेंगे? कैसे अंडरलाइन? अलग अलग, एक साथ में भी नहीं। हमने हाथ से लिखा है तो बिल्कुल हम इसको अंडरलाइन करेंगे। चौथा नियम हुआ। पांचवा नियम, जिस वैज्ञानिक ने ये नाम दिया है उसका नाम पीछे सामान्य भाषा में लिखा जाता है, ना ही अंडरलाइन होती है, ना ही कुछ और होता है, ना ही तिरछा होता है। क्लियर? 5 नियम हुए। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म कि सॉरी क्या है नाम? क्या लिखा बेटा? अगर किसी जीव के नाम में वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे आपने सुना है, बिल्कुल, किसका है? कोबरा। रेटस किसका है? चूहे का। हाँ, कुछ भी बोलो, यानी कि इनका वंश और जाति का नाम एक जैसा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये टोटोनिम सिर्फ और सिर्फ जंतुओं पर लागू होते हैं, पादपों पर लागू। पादपों में कभी नाम सुना? जैसे कि मैंजीफेरा मैंजीफेरा, सोलेनम सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम हो सकता है, सोलेनम मेलोंजिना हो सकता है, सोलेनम लाइकोपर्सिकन हो सकता है, टिट्रिकम एस्टिवम हो सकता है, पिग्ना मुंगो हो सकता है, ओराइजा सेटाइवा हो सकता है। लेकिन प्लांट में कभी भी दो नाम एक जैसे, वंश और जाति के नाम एक जैसे। तो टोटोनिम सिर्फ किस पर आता है? क्लियर? एक और इसमें नाम आता है, वंश और जाति के नाम के अलावा एक और होता है जिसे अपन कहते हैं उपजाति। क्या बोलते हैं? और एक इंपॉर्टेंट टर्म, त्रिनाम पद्धति को बताने वाला वैज्ञानिक जो था वो हैकल। कौन था? हैकल। तो अब इसमें देखेंगे कि वंश का नाम, जाति का नाम, और तीसरा किसका हो जाएगा? ये भी जंतुओं पर लागू होती है, प्लांट पर लागू। नाजा नाजा नाजा, रेटस रेटस रेटस। अपनी बात करें, होमोसेपियंस सेपियंस, सिर्फ होमोसेपियंस नहीं है, होमोसेपियंस यानी जंतुओं पर लागू होगा, प्लांट पर लागू नहीं होगा। एक और बात करते हैं, नियम आता है प्राथमिकता का नियम। बेटा आप थोड़ी सी मतलब जेट के लेवल में, 12वीं भी गई, 11वीं भी गई, 9वीं 10वीं 8वीं, छोटी क्लासों में कुछ एक नियम पढ़ते थे, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी क्लासों में आओगे तो नाम और भी नियम जुड़ेंगे। प्राथमिकता का नियम मतलब जो साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था? इस कैरोलस लिनियस ने 2 किताबें बताई, एक स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरा सिस्टेमा नेचुरी। इनमें सारे किसके नाम? पादपों के। इसमें सारे किसके नाम? कब? डेट याद है? बता। 1 मई 1753, 1 अगस्त 1758। इन्होंने बताया कि 1 मई 1753 को इस किताब में सारे पादपों के वैज्ञानिक नामों को लिखा गया, प्रकाशित किया गया। इस डेट तक जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे मान्य होंगे। इनके बाद में कोई भी वैज्ञानिक आता है, कोई नाम लेकर के, ये मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटावनम, पाइसम मेलोंजिना होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम उसके पीछे जुड़ गया। अगर कोई आता, जंतुओं के लिए ये डेट, प्लांट के लिए ये डेट, अगर कोई आता है और उसके पास में बिल्कुल वैलिड प्रूफ होता है तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि
मैंजीफेरा इंडिका का उसने कुछ नाम बदल के लिखा, तो उस वैज्ञानिक का नाम पीछे लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहां डाल दूं कि राजू, ब्रैकेट में आ जाएगा, पीछे कौन आएगा, इस तरीके से आता है। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट नाम, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैज्ञानिक नाम में कम से कम कितने अक्षर होने चाहिए। इंग्लिश की बात कर रहा हूं बेटा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 12। 3 से 12 के बीच में नाम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 4 4 8 और 1 9 और 1 2 3 4 5 6 9 और 6 कितने हो गए? 15। 3 से 12 नहीं बेटा, 3 से 15। तो इसके नाम में देखो सेपरेटली होता है, दोनों का साथ में काउंट नहीं होता है। इसका कितना हो गया? 9। इसका कितना हो गया? 6। तो इसमें ना तो 3 से कम है, ना ही 15 से ज्यादा है। इसमें ना से 3 तो सॉरी, ना तो 3 से कम है, ना ही 15 से ज्यादा, सेपरेटली बोला जाता है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो इनसे भी ज्यादा डिटेल में चला जाता है। क्या नाम था? हाँ, अपवाद। क्या बताया था? रिक्शिया सुना था? कौन सा? एमआरपी, मार्किंसिया रिक्शिया प्लेजियो गाज में, याद आया? ब्रायोफाइटा के अंदर कितने नाम, कितने अक्षर है? 6। अच्छा चलो आगे चलो। रिक्शिया पठान कोटेंसिस, ये एक ऐसी स्पीसीज है जो इस नियम को, द्विनाम पद्धति के नियम को फॉलो नहीं करती। हाँ बेटा, नाम हम हिंदी में भले लिखते हैं, दूसरा नियम ही ये बताता है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, मतलब नाम प्रॉपर इंग्लिश में होने चाहिए, हिंदी में। एक मिनट, हाँ बेटा 3 से 12 ही होता है, 15 नहीं होता। 3 से 12, एक मिनट इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ 3 से 12 ही होता है, 15 नहीं होता। क्लियर? अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और, जो मोस्ट ऑफ पूछी जाती है, द्विनाम पद्धति दी किसने? अरे बेटा अलग 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 अलग, साथ में नहीं। ये तो वंश है, ये जाती है, दो पद है ना, अलग अलग। तो अब एक चीज सुनो, इस द्विनाम पद्धति को मैं कैरोलस लीनियस ने तो दिया, लेकिन सबसे पहले बताया किसने? अपनी किताब में कैरोलस लीनियस ने देके छोड़ दिया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता कि सवाई नाम का एक सर है जो बायोलॉजी पढ़ाता है? आपको भी किसी ने बताया ना? नहीं बेटा, गैस्पर्ड बोहिन एक वैज्ञानिक था, गैस्पर्ड बोहिन। ये एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति को अपनी एक किताब में सबसे पहले वर्णित किया था। किताब का नाम? वेरी गुड, पिनेक्स थिएटर बॉटनी का। कोई दिक्कत? मतलब चीजें कुछ याद है, अगर कॉपी खोली जाए तो और भी चीजें याद हो जाएगी। ओके, तो ये हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी तो हम डिटेल में गए नहीं है। बायोलॉजी बहुत बड़ी पड़ी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 सबसे बड़ी डिटेल में, ठीक है ना, उनको अपन बाद में देखेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत? पुराने वालों के तो रिवीजन है, नए वाले बच्चे है ना, डाउट है तो कल उसको मार्क करके ले आना कि सर ये डाउट मेरे को समझ में नहीं आया, उसको कल अपन पहले समझेंगे, बाकी आगे बाद में करेंगे। थैंक यू।